स्टार्ट। तो फिर हम लोग का जो आज का टॉपिक है वो है यूथेनेशिया, इच्छा मृत्यु। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इच्छा मृत्यु होती क्या है ना। तो इच्छा मृत्यु का मतलब है जब व्यक्ति इतनी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो कि वो मृत्यु की इच्छा करने लगे, है ना, तो उसको हम लोग इच्छा मृत्यु बोलते हैं। इसके दो प्रकार है। पहला है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, इसको पैसिव यूथेनेशिया बोलते हैं। दूसरा है सक्रिय इच्छा मृत्यु, ठीक है, एक्टिव यूथेनेशिया। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु क्या है कि जो भी चिकित्सा उपकरण के सहारे जो कोई व्यक्ति है, मरीज है ना, वो जिंदा रह रहा है, उनके जो सहायक उपकरण है उसको हटा लिया जाए। समझो वेंटिलेटर पे है ना, वेंटिलेटर सपोर्ट पे है, ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाए, उसको हटा लिया जाए तो उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। ये कहाँ कहाँ पे है? अलाउ, फिनलैंड, जर्मनी और अब इंडिया में भी है। ठीक है, फिर दूसरी होती है एक्टिव यूथेनेशिया। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को मतलब मृत्यु देने के लिए कोई भी घातक जहर का है ना, उसके माध्यम से मारना, कई तरीके होते हैं उसको मारने के लिए, तो उसको बोलेंगे एक्टिव यूथेनेशिया। ये अलाउ नहीं है। ये नीदरलैंड, बेल्जियम और कनाडा यहाँ पे अलाउ। ठीक है, ये हम लोग देखते हैं कि अपने इंडिया में ये जो विवाद है कब से शुरुआत हुई इसकी। ठीक है, तो ये देखते हैं जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट केस है, रिपोर्ट है, वो देखते हैं। 1994 में आया था ये रतनाम एक केस आया था, उसमें था कि आईपीसी के धारा जो है 309 आत्महत्या को असंवैधानिक घोषित करती है, मतलब इलीगल है वो। उसने कहा ये नहीं हो सकता है ना, क्योंकि जब आत्महत्या अलाउ नहीं है तो फिर ये कैसे, तो उसको उसने कहा। फिर दूसरा जो केस आता है वो है ज्ञान कौर केस, 1996 में आया था। उसमें भी कहा था कि असिस्टेड सुसाइड है, यूथेनेशिया है, वो गैर कानूनी है, इसको अलाउ नहीं किया जा सकता। फिर जो आया अरुणा शानबाग केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2011 में आया था। इसमें पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो निष्क्रिय यूथेनेशिया है उसकी अनुमति मिल सकती है। ठीक है, फिर और रिपोर्ट आई पैसिव यूथेनेशिया पे, लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी 241 में आई थी। उसमें भी कहा गया था कि कुछ मामलों में इसकी यूथेनेशिया को अलाउ करना चाहिए। ठीक है, फिर जो 2018 का आया कॉमन लॉ नाम भारत संघ केस, उसने भी इसकी जो स्वीकारता थी उसको दोहराया, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल जो 21 है वो हमको सम्मान के साथ कर देता है ना, कि हर व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। उसमें व्यक्ति को गरिमा के साथ मरने का भी अधिकार शामिल है ना, कि व्यक्ति इतनी बीमारी से पीड़ित है कि वो उस असहनीय पीड़ा को नहीं सह पा रहा है, उसके लिए मृत्यु ज्यादा आसान है बजाय जीने के, तो व्यक्ति को मृत्यु का अधिकार भी मिलना चाहिए, इसके तहत दिया गया था। ठीक है, हम लोग देखिए पक्ष और विपक्ष में क्या क्या पॉइंट दिए जा सकते हैं कि यूथेनेशिया अलाउ करना चाहिए, उसके पक्ष में पॉइंट है, फिर नहीं करना चाहिए उसके पॉइंट। ठीक है, जो पक्ष में है पहला पॉइंट दिया जाता है वह आप निर्णय का, है ना, व्यक्ति को अपनी बॉडी पर पूरा राइट है ना। तो अगर ऐसी कोई बीमारी पीड़ित है, उसको लगा कि वो नहीं बच सकता है और अपनी पीड़ा को वो झेल रहा है ना, जैसे कैंसर हो गया और भी कई सारी गंभीर बीमारी होती है, जिसमें व्यक्ति को लगता है कि वो नहीं पा रहा पीड़ा, तो उसमें उसको राइट होना चाहिए, है ना, यूथेनेशिया का। फिर दूसरा जो इसके पक्ष में पॉइंट दिया जाता है ना, कि उसके जो देखभाल करने वाले लोग, परिवार के लोग हैं, वो तो पीड़ा सही रहे, उसके जो सगे संबंधी है वो ही पीड़ा सह रहे हैं। आर्थिक रूप से भी समस्याएं आ सकती हैं व्यक्ति को, क्योंकि ज्यादा जो भी खर्चा होता है ना, वो नहीं सह पा रहे हैं, भावनात्मक रूप से पीड़ित है, समय का भी उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो इसके है कि भी डॉक्टर अलाउ कर देते हैं कि इनका बचना मुश्किल है, तो व्यक्ति को ही मिलनी चाहिए इच्छा मृत्यु की स्वीकृति। फिर तीसरा है सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, तो सम्मान का उसको होना चाहिए। ठीक, फिर चौथा जो पॉइंट दिया जाता है इसके पक्ष में कि जो अंग प्रत्यारोपण है ना, अंग प्रत्यारोपण को भी प्रोत्साहन मिलेगा इसके, कि आपको पता होगा कि ये लोग जो पैसे उनके अंग का प्रयोग हम लोग वहां कर सकते हैं जिनको जरूरत है। ठीक है, फिर ये है कि जो ये सेक्टर है कि हो सके वहां पे वो अलग तरीके से पहले ही रूप में चल रहा हो, इसका हम लोग सही से रेगुलेशन कर सकेंगे, है ना, रेगुलेट कर सकेंगे इस चीजों को, आवश्यकता है इस चीज की, उनको ये मिल सके।
ठीक है? फिर इसके विपक्ष में कुछ पॉइंट दिए जाते हैं। तुम लोगों को कोई पॉइंट ऐड करना हो उसके पक्ष में तो बता सकते हो। हाँ, ठीक है। ठीक है? हम लोग विपक्ष में देख लेते हैं कि यूथनेशिया को अलाउ नहीं करना चाहिए, उसके विपक्ष में पॉइंट देखते हैं। पहला तो यही है कि कई सारे ऐसे परिवार हो सकते हैं कि अपने रोगी जो माता-पिता हो गए या कोई भी सगे-संबंधी होगा, उनसे पीछे छुड़ाने के लिए इसका सहारा लें। है ना? कि अब ऐसी बीमारी है, नहीं कर सकते हैं इनका इलाज तो भैया आप यूथनेशिया दे दीजिए, है ना? तो उसका गलत प्रयोग ना हो जाए। तो फिर कहाँ से मुझे पता नहीं है। ऑन है रिकॉर्डिंग अब। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, है ना? हाँ, जो विपक्ष के पॉइंट है, विपक्ष के जो पॉइंट है उसको एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। पहला तो यही है ना? कि कुछ ऐसा ना हो, कुछ ऐसे परिवार वाले ना हो सगे-संबंधी जो अपने जो पीड़ित व्यक्ति है उससे पीछे छुड़ाने के लिए इसका दुरुपयोग करें। ठीक है? पहला पॉइंट ये हो जाएगा। दूसरा ये है कि कुछ लोग हो सकता है संपत्ति के लिए, है ना? कि माता-पिता की संपत्ति मिल जाए या सगे-संबंधी की संपत्ति मिल जाए, उसके लिए जानबूझ के ऐसा सिद्ध कर दे कि वो बहुत ऐसी बीमारी से जूझ रहा है जिसका इलाज नहीं हो सकता। ये पॉसिबिलिटी बन सकती है ना? फिर तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जीवन का अवमूल्यन, है ना? जीवन का इतना ज़्यादा मूल्य है ना? हम लोग ऐसे रूल्स रेगुलेशन लेके ना आ जाएँ, जिससे जो जीवन की वैल्यू है, वो बहुत कम हो जाए, डिग्रेड हो जाए, ठीक है? फिर ये है कि जो स्वास्थ्य देखभाल है इसका व्यवसायीकरण, मतलब पहले हम लोग जानते हैं कि हॉस्पिटल होते हैं, वो लाभ के आधार पे कार्य करते हैं। इस चीज़ का भी लाभ ना उठाया जाए कि उनसे संबंधी है, वो इसका यूज़ अपने लिए करें, है ना? व्यवसाय इसमें मतलब ये भी बोल सकते हैं कि मतलब लेकर इसका ना हो जाए। व्यक्ति हो गए, तो उन्होंने उसका थोड़ा रुपया हाँ, प्रीति? कि मतलब जो ऐसे रोगी होते हैं, आवाज़ हाँ। शायद मेरी तरफ से नेटवर्क इशू है थोड़ा। हाँ, आवाज़ तुम्हारी कम आ रही है। 1 मिनट, ठीक है, तुम करो, मैं तब तक ये डाट नेटवर्क दूसरा होगा। ओके, ओके, ठीक है। तो इसमें ये है ऐसा ना हो कि जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं या दिव्यांग व्यक्ति है ना, जो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, जो उनके परिवार वाले या जो भी लोग हैं, वो रुपए दे के ये काम मतलब क्योंकि इसके लिए बोर्ड बनता है जो डिसाइड करता है ना? कि इसको दिया जा सकता है कि नहीं, तो उस रुपए को उसको सिद्ध कर दिया जाए, है ना? कि वे इसका मतलब ऐसी बीमारी इसका इलाज नहीं किया जा सकता है, तो ये ना हो जाए, ठीक है? ये इसके विपक्ष में पॉइंट दिया जाता है। हाँ, प्रीति नेटवर्क हो गया सर? 1 मिनट। बोल रहा है? आवाज़ नहीं आ रही तुम्हारी। अब आ रही है? हाँ, आ रही है, आ रही है। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि जैसे जो रोगी होते हैं, जो मतलब इस तरीके की बीमारियों से ग्रसित होते हैं, मतलब जैसे एड्स, एचआईवी, मतलब जिनसे लोग फिर उनको सोचते हैं कि वो हमारे आसपास भी ना भटके, मतलब वो आसपास भी ना रहे। अगर किसी फैमिली मेंबर, जैसे ये रोगियों से पीछा छुड़ाना, ये तो एक हो सकता है हाँ, कि हाँ। मतलब कि कोई बड़े बूढ़े हों, वो मतलब उस तरीके की बीमारियों से ग्रसित हो जाए, तो वो लोग सोचते हैं कि इनको मतलब छोड़ देते हैं, फिर बिल्कुल। उनको कि मतलब उनका इलाज वगैरह नहीं कराते, उनको छोड़ देते हैं। तो उसी तरीके से जैसे ये जो बड़ी गंभीर जो बीमारियों से जो लोग ग्रसित हो जाते हैं, जो नवयुवक जो लोग होते हैं, तो उनके साथ भी ऐसा होता है कि लोग चाहते हैं कि ये उनका इलाज कराने की बजाय वो लोग उनको इसके लिए मतलब इच्छा मृत्यु के लिए वो करते हैं, फिर बल्कि उनको इलाज हाँ, इसको कराना चाहिए। उनका मतलब काफी चीजें, मतलब जैसे कि अगर उनके अंदर जो होता है ना कि हीन भावना पनपने लगती है कि छूना नहीं है, दूर रहना है, तो ये सारी चीजें फिर उनके साथ वो होने लगती हैं। हाँ, उनके केस को मैनिपुलेट किया जा सकता है, ये संभावना है किसी भी व्यक्ति को ना? गरिमापूर्ण जो जीवन जीने का अधिकार है, उसका एक उल्लंघन देखने को मिलता है इसमें। बिल्कुल, है ना? क्योंकि जो उसका उद्देश्य है वो है कि जब गंभीरतम बीमारी हो, उसको वास्तविक ज़रूरत हो व्यक्ति को, तो उसका ऐसा ना हो कि उसका दुरुपयोग हो, तो ये होने की बहुत संभावना है, ठीक है? फिर हम लोग देखते हैं इसमें क्या-क्या ज़रूरत है ना?
ये जो प्रोसीजर पूरा फॉलो करने के लिए। तो पहला एक वर्ड आता है लिविंग विल, ठीक है, उसको एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव बोलते हैं। एक कानूनी दस्तावेज होता है जो बताता है जो किसी व्यक्ति के अक्षम होने की स्थिति में उसकी स्वायत्तता का विस्तार करता है ना। ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो व्यक्ति की अक्षमता के मामले में उसके स्वास्थ्य संबंधी निर्णयों पर नियंत्रण रखते हैं। मतलब ये है कि वो बताएंगे, है ना, कि वो व्यक्ति कहाँ तक सक्षम है उस बीमारी से डील करने के लिए कि नहीं। मतलब कुल मिला के वो ये बताएगा कि जो यूथनेशिया उसको होना दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, है ना, या फिर वो चीजें जितने भी उपकरण हैं या जो भी टेक्नोलॉजी चल रही है उसे वो सही हो सकते हैं कि नहीं, ठीक है, ये हम लोग बोल सकते हैं। अभी जो रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में कुछ चेंज लाए हैं इनके रूल्स को लेके, तो ये जरूरी हो गया है, ठीक है। तो उसको देखते हैं कि पहले क्या प्रोसीजर था और अब क्या हो गया, ठीक है। तो पहले देखते हैं जो लिविंग बिल है, पहले क्या था, कैसे मानी जाएगी लिविंग बिल को, कि जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है, जुडिशियल जो मजिस्ट्रेट होगा वो उसका वेरिफिकेशन करेगा। और करंट में क्या हो गया, कोई भी गस्टेड ऑफिसर होगा या नोटरी द्वारा सत्यापन हो गया तो चल जाएगा। इसमें क्या किया गया, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने लाए हैं रूल्स, उसमें चीजों का सरलीकरण किया है ना, कि जो प्रोसीजर है वो आसानी से हो जाए, ठीक है। तो पहले क्या था कि जो लिविंग विल है उस तक पहुंच के लिए क्या था कि रिलेटेड जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा उसकी कस्टडी में रखा जाता था ये डॉक्यूमेंट। अब क्या है कि जो तुम्हारा लिविंग विल डॉक्यूमेंट होगा वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य रिकॉर्ड होगा, उसका ही पार्ट बन जाएगा और जब जरूरत पड़े किसी हॉस्पिटल को वो देख सकता है, ठीक है। तो और रोगी की जांच के लिए पहले प्राथमिक बोर्ड बनता है ना, तो उसमें पहले क्या होता था, 4 स्पेशलिस्ट बुलाए जाते थे उस कमेटी के लिए, उस बोर्ड के लिए, जिसमें एक जनरल मेडिसिन से रिलेटेड होना चाहिए, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, है ना, ऑन्कोलॉजी, उनको लगभग 20 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वो इस बोर्ड का पार्ट बन सकते हैं। लेकिन अभी चीजों को सरल किया गया कि सिर्फ 3 डॉक्टर चाहिए, एक तो जो उसका उपचार कर रहा हो, 2 अन्य होने चाहिए, और जो भी बीमारी है उसको जिस रिलेटेड उसका ही इनको सिर्फ 5 साल का अनुभव होना चाहिए, तो बोर्ड के मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। फिर बात की गई कि इनके टाइम पीरियड क्या है डिसीजन के लिए, वो है कि पहले था कि कोई टाइम पीरियड नहीं था, है ना, कि उपचार कब बंद किया जाना चाहिए। अब इसमें ये है कि जो भी बोर्ड है उसको निर्णय लेना होगा 48 आवर्स के अंदर, बताना होगा उपचार बंद होगा कि नहीं, ठीक है। फिर एक सेकेंडरी बोर्ड बनता है उसके बाद, उसमें क्या होता है, जो जिला, पहले क्या होता था, जिला कलेक्टर होता था, है ना, वो गठन करता था इस बोर्ड का। इसमें ये कि जो अस्पताल है वो खुद ही कर सकते हैं चिकित्सा विशेषज्ञ की सहायता से। फिर सरोगेट निर्णय करता है, ये क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति है वो खुद अपने विल को बताने में सक्षम नहीं है, जैसे कोमा में चला गया है व्यक्ति, तो वो खुद तो अपना निर्णय नहीं ले सकता है ना कि उसको इच्छा मृत्यु वो चाहता है कि नहीं चाहता है, तो उसके जो सगे संबंधी होंगे वो ये निर्णय लेते हैं, है ना। तो पहले क्या होता था, सिर्फ एक कोई अभिभावक ले लिया या कोई रिश्तेदार ले लिया, उसको नॉमिनेट किया जाता था और उसकी सहमति से ये चीज प्रोसीजर फॉलो हो जाता था। इस चीज को और अच्छा बनाया गया, अब सिर्फ एक नहीं होगा, एक से ज्यादा लोग होंगे, है ना, उनको नॉमिनेट किया जाएगा और उनकी सहमति ली जाएगी। फिर यह है कि जिला कोर्ट रजिस्ट्री का रूल अब खत्म कर दिया गया है ना। पहले क्या था, जुडिशियल, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे, उनके पास एक कॉपी दी जाती थी, है ना। अब ये चीज हट गई है, इसकी जरूरत नहीं है ना। अब बात कीजिए प्रमाणिकता के लिए, तो उपचार के लिए डॉक्टर जो थे वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जांच के बाद ही प्रोसीड कर सकते थे। पहले अगर हम देखें, पहले के जितने भी है उसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट का ज्यादा रोल था, है ना। अब इसको हटा दिया गया। अब इसमें है कि जो स्थानीय सरकारी का कोई भी बॉडी होगी उसके द्वारा डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जा सकता है और डॉक्टर प्रोसीड कर सकता है। अब बात करें हाई कोर्ट के समक्ष अपील की, तो उपचार अगर रोकने की अनुमति से इनकार कर दिया जाता है कि नहीं आप नहीं रोक सकते हो, तो हाई कोर्ट में एक रिट हम लोग फाइल कर सकते हैं। ये पहले भी था और ये अभी भी है ना। ये जो पॉइंट्स है ये प्रीलिम्स के लिए भी काम आ सकते हैं, है ना, कि अभी हाल ही में यूथनेशिया से रिलेटेड कुछ सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है ना, उसमें क्या परिवर्तन किया गया, हाँ, तो हो सकता है। हाँ, कंक्लूजन में हम लोग देखेंगे तो वही लिख देंगे, है ना, कि जो यूथनेशिया है उसका जो ये लाया गया उसका ऑब्जेक्ट यही है कि व्यक्ति गर्मपूर्ण जीवन जीने के साथ उसको मृत्यु का भी अधिकार है ना। तो ये जो अधिकार है वो उसको मिलना चाहिए, लेकिन उसका दुरुपयोग ना हो। ये सरकारी मशीनरी है ना, सरकार उसका दायित्व बनता है और नागरिक समाज है उसका भी दायित्व बनता है, जैसे हॉस्पिटल होगा, डॉक्टर्स होगा, तो इसके आधार पर हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं।
तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मैनुअल स्कैवेंजिंग, मतलब हाथ से मैला ढोने की प्रथा। तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि आज के समय में हम लोग 21वीं सदी में मतलब जी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी जो कई लोग हैं वो बहुत ही पुरानी जो कुप्रथाएं हैं उनके जंजीरों में जकड़े हुए हैं। तो ये जो मैला ढोने की कुप्रथा है ये एक मतलब बहुत पुरानी प्रथा है, जिसको आज भी लोग मतलब इसका प्रचलन आज भी देखने को मिलता है। और फिर इसको करने, एक मिनट, फिर ये देखते हैं कि मतलब इसमें जो जुड़े हुए लोग होते हैं, जो इनसे रिलेटेड होते हैं, उनकी जो मौतें इतनी ज्यादा होती हैं कि इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। जैसे कुछ डेटा है, जैसे 2018 में 67 लोग इसमें मरे हैं, 2019 में 117, 2020 में 22, 2021 में 58, 2022 में 66 और 2023 में, ये जुलाई तक का है, इसमें 9 लोग हैं। ये नहीं है कि इसमें मतलब कमी तो हो रही है, लेकिन एकदम से जीरो, जैसे कि केरला में अभी हुआ है कि एकदम जीरो हो चुका है, तो वो चीज इसमें होनी चाहिए। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि ये जो मैला ढोने की प्रथा है ये आखिर है क्या। तो जैसे कि यह एक अमानवीय कुप्रथा है। इसमें शुष्क शौचालयों, सेप्टिक टैंकों, रेलवे लाइनों आदि से मानव मल तथा सीवरों की सफाई हाथ से की जाती है। इसके लिए सामान्य साधनों का उपयोग किया जाता है, जैसे बाल्टी, झाड़ू, रस्सी, इन्हीं सब का यूज किया जाता है। इनके लिए कोई मतलब सुरक्षा के लिए इनको कोई उपकरण नहीं उपलब्ध कराए जाते हैं। तो फिर ये सामान्य साधनों का उपयोग करते हैं, फिर जिसके कारण मतलब इनको, अगर ये किसी सीवर के अंदर जा रहे हैं तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, वो वहीं मतलब उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वहां उनका दम तोड़ देते हैं। तो ऐसे कई मौतें हो जाती है, और सीवरों में कई जहरीली गैसें होती है जिनके कारण भी उनकी मौत हो जाती है। ये प्रथा जो है मतलब प्राय कुछ खास जाति के लोगों में देखने को मिलती है, जैसे वाल्मीकि, महार, डोम। ये मैनुअल स्कैवेंजर्स का काम करते हैं। ये कहीं ना कहीं उनकी मतलब एक सामाजिक पहचान बन चुका है कि ये जो काम है ये वही लोग करेंगे, कोई दूसरे वर्ग के जो लोग होंगे वो इस काम को नहीं कर सकते हैं। जिसके कारण मतलब उनकी एक ये सामाजिक पहचान बनने के कारण इनको अन्य क्षेत्र में जो होता है वो रोजगार, जैसे निजी क्षेत्र या असंगठित क्षेत्र या संगठित क्षेत्र में, तो खैर वो अपनी कानूनी लड़ाई के माध्यम से उसको प्राप्त कर सकता है, लेकिन निजी या असंगठित क्षेत्र में उनको रोजगार प्राप्त करने में कठिनाई होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस जाति का या उनके द्वारा जो वो काम किया जाता है उसका जब वो लोग सुनते हैं तो वो कहीं ना कहीं उनसे दूरी बना लेते हैं। मतलब अस्पृश्यता होती है कि मतलब छुआछूत जैसी स्थिति वहां पे आ जाती है। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि आर्टिकल 17 का उल्लंघन देखने को मिलता है, जो कि हमारे संविधान में बोला गया है कि अस्पृश्यता मतलब छुआछूत जैसी भावना नहीं होनी चाहिए। और फिर हमारी जो प्रस्तावना में गरिमा शब्द का उपयोग किया गया है, लेकिन इन व्यक्तियों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाता है। इस स्थिति में हम ये देख सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार नहीं मिल रहा है, उसको मतलब कई प्रकार की मतलब हिंसा हो सकती है उनके साथ, या मतलब छुआछूत जैसी, या फिर उनको उनसे कोई बात नहीं करता है, उनको स्कूलों में पढ़ने नहीं दिया जाता उनके बच्चों को, तो फिर कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 का उल्लंघन माना जाता है। फिर वहीं हम देखेंगे ग्राम पंचायत, जो कि एक सरकारी संस्था है। कई ग्राम मतलब मैंने न्यूज पढ़ी थी, तो मतलब आज जब मैं इसका वो कर रही थी पूरा एनालिसिस, तो मैंने 2-3 न्यूज ऐसी पढ़ी थी कि उसमें ये बताया गया कि ग्राम पंचायतों में वहां के जो कुछ लोग हैं, जैसे इन जाति के जो लोग हैं, तो उनमें सिर्फ उनको इन्हीं काम के लिए बुलाया जाता था, उनको दूसरे कामों के लिए उनको नहीं बुलाया जाता था। तो एक सरकारी संस्था होने के बावजूद वहां पे ऐसा भेदभाव किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 15 का उल्लंघन यहाँ पे हम देख सकते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि मतलब एक रिपोर्ट है, इसमें ये बताया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की रिपोर्ट है कि इसमें बोला गया है कि 66% जिला जो है वो मैला ढोने की प्रथा से मुक्त है। मतलब टोटल जिलों की संख्या 766 बताई गई, जिसमें से 639 जिले मैला ढोने की प्रथा से मुक्त है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ये जो बाकी जिले हैं ये इससे ग्रसित है। यहाँ पे लोगों को मतलब जीवन बहुत ही मतलब उन लोगों की जीवन की जो दशा है वो बहुत ही दयनीय है। अभी देख लेते हैं कि उनके आगे समस्याएं क्या क्या आती हैं। तो जैसे वही कि सुरक्षा उपकरणों की कमी होती है, सामान्य साधनों का उपयोग करते हैं, जिसके कारण उनकी मतलब मौत
हो जाती है। दूसरा कि ब्लड इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन जैसी अनेक बीमारियों से वो ग्रसित हो जाते हैं। फिर तीसरा पॉइंट है इसमें कि जहरीली गैसों के कारण स्वास्थ्य का खतरा। तो अब जैसे प्रीलिम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि सीवरों में कौन कौन सी गैसें जहरीली गैसें हैं। तो एक हो गया हाइड्रोजन सल्फेट, मीथेन हो गया, अमोनिया हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और फिर बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, सोडियम नहीं होगा, आई थिंक सल्फर डाइऑक्साइड होगा वो, सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन है। डाइऑक्साइड। और उसके बाद जो चौथा पॉइंट हम देखते हैं कि काम करने की अपमानजनक स्थिति होती है, कि मतलब वो काम ही अपने आप में एक ऐसा है कि मतलब लोग उस मतलब उनको लगे कि ये हमारा अपमान है। तो उससे भी मतलब उनको उनके अंदर खुद की ऐसी स्थिति हो जाती है, हीन भावना हो जाती है खुद के प्रति भी। फिर एक है कि जो मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं, वो उनको वो चीज मतलब करने की एक मजबूरी बन जाती है, क्योंकि जो जमीन जिसपे वो रह रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं सवर्णों की होती है। उनके पास इतने पैसे या कुछ तो होता नहीं है कि मतलब वो अपनी जमीन ले सके या फिर अपने लिए कुछ मतलब इकट्ठा कर सके, क्योंकि वो केवल मतलब 2,000 रुपए 1,000 रुपए के लिए सीवरों की सफाई के में उतर जाते हैं। तो उनके पास ऐसी मतलब जो आवश्यकताओं की चीजें हैं वो उनके पास होंगी नहीं, तो कहीं ना कहीं वो जमीन, चारागाह या फिर जलावन की लकड़ी आदि के लिए सवर्णों पर निर्भर रहते हैं। तो उनको ये बोला जाता है, जो सवर्ण लोग होते हैं वो बोलते हैं अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हमारी जमीन छोड़ दो। तो कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी है कि वो चीज करते रहे। फिर है कि निरंतर भेदभाव, उनके साथ हर जगह पे भेदभाव देखने को मिलता है। जैसे कि अभी हमने देखा कि आर्टिकल 17 का उल्लंघन मतलब लोग छुआछूत मानते हैं, उनसे बात करना तक लोग नहीं पसंद करेंगे। फिर उनके बच्चे वो भी हाशिए पर रहते हैं, भेदभाव का सामना उन्हें भी करना पड़ता है। अगर वो किसी स्कूल में अगर उनका दाखिला हो भी जाता है तो अध्यापक हो या कोई भी हो उनके साथ उसी तरह का व्यवहार करता है जिस तरीके से समाज में अन्य लोग उनके साथ करते हैं। फिर हम देखते हैं अगर इतनी सारी समस्याएं तो इसके समाधान क्या क्या होने चाहिए। तो समाधान में हम देख सकते हैं कि सीवर साफ करने वाली जो मशीनें हैं उनको सरकार को हर स्तर तक उनको पहचान पहुंचाना चाहिए। मतलब ग्राम पंचायत हो गया, मतलब नगर निगम, हर जगह मतलब जहां तक वो नहीं पहुंच रहे हैं वहां तक उनको पहुंचाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि सीवर और नालियों का डिजाइन इस तरीके से किया जाना चाहिए कि जो भी कचरा है वो कहीं अटके बिना सीधा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंच जाए। अगर वो बीच में कहीं अटकेगा तो उसको निकालने के लिए फिर वही है कि मतलब उस चीज को फिर मतलब यही प्रथा लागू मतलब दोबारा से इसको चलन में लाया जाएगा। तीसरा पॉइंट है संगठित और असंगठित क्षेत्रों में मैनुअल स्कैवेंजर्स को काम पर रखा जाए, मतलब पुनर्वास में सुगमता। चौथा पॉइंट है कि स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम में रखा जाए उनको, कि मतलब अगर आप उनको बोला जाए कि आप ये कोई सिलाई सीख लीजिए या आप ये पेंट करना, घर को पेंट करना सीखिए, तो वो काम उनको सिखाया जाए और साथ साथ में उसी पे उन्हें उचित भत्ते दिए जाए ताकि वो अपना जीवन यापन भी कर सके। क्योंकि अगर वो कोई चीज सीख रहे हैं तो उनको अपने जीवन को चलाने के लिए भी कुछ पैसों की जरूरत होती है। अगर वो 1,000 रुपए के लिए किसी सीवर में उतर रहे हैं तो उनको 1,500 तक के आप इस चीज में लगा सकते हैं। तो ये हो सकता है। फिर पांचवा पॉइंट है कि सामुदायिक शौचालयों का निर्माण, कि सामुदायिक शौचालयों का निर्माण होगा तो मतलब जो वहां की जो अगर जो भी कचरा जो भी वेस्टेज होगा तो वो एक जगह इकट्ठा होगा तो सरकार को वहां से निकालने में मतलब आसानी होगी। और मतलब घर घर जाके ये चीज पॉसिबल नहीं है, घर घर जाके सरकार ये चीज नहीं कर सकती है। तो उसके लिए फिर वही है कि लोग उन्हीं लोगों को फिर बुलाएंगे वो चीज करने के लिए कि आप आओ। क्योंकि कई जगह मतलब गांव ऐसे कस्बे होते हैं जहां तक सरकारी जो ऐसे काम होते हैं वो वहां तक उनकी पहुंच नहीं हो पाती है। फिर छठा पॉइंट है कि जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाए ताकि अस्पृश्यता को दूर किया जा सके। इसमें अगर कुछ ऐड करना है तो बता दो बेटा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग जो टेक्नोलॉजी है उसका यहाँ पे उपयोग सबसे उपयुक्त होगा, है ना? जैसे रोबोट है, यहाँ पे हम लोग मानवीय गर्मा से 21वीं सदी में तुमने बोला कि हम लोग जी रहे हैं। हाँ, तो वही है कि रोबोट का हम लोग प्रयोग करें, हम्म ये सबसे अच्छा होगा। हम्म। फिर सरकार की हम पहले देख लेते हैं कि सरकार की क्या क्या पहले हैं।
सफाई कर्मचारी बनाम भारत संघ एक वाद था जिसमें 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि जो मैनुअल स्कैवेंजर्स के साथ जो मतलब व्यवहार होता है वो आर्टिकल 17 का घोर उल्लंघन है। उसके बाद है कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, इसमें क्या किया गया कि उनके उत्थान के लिए रियायती दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करना। उसके बाद नमस्ते योजना है जिसके अंतर्गत मशीनीकरण को बढ़ावा देना, उनका पुनर्वास करना और स्वास्थ्य बीमा हेतु उनका हेतु उपबंध करना। उसके बाद है स्वच्छ भारत मिशन, मलयुक्त और सीवेज को इकट्ठा करना, फिर उनका परिवहन करना, उनका उपचार और निपटान, इस प्रक्रिया को इसके अंतर्गत अपनाया जाना चाहिए। स्वच्छता अभियान ऐप जिसके अंतर्गत जितने भी मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं जो मतलब टॉयलेट्स वगैरह साफ करते हैं उनके डेटा को इकट्ठा करना कि ऐसे कितने लोग हैं जो अभी भी इस काम में लगे हुए हैं। फिर है मैन होल की जगह अब मशीन होल शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है। इस चीज को बोला गया है कि अब मैन होल शब्द का प्रयोग ना करके मशीन होल शब्द का प्रयोग किया जाए। और वर्ष 2000 में स्थापित जन साहस नामक एक गैर लाभकारी संस्था ने राष्ट्रीय गरिमा अभियान शुरू किया है और यह भारत में गरिमा पूर्ण जीवन को बढ़ावा देने और मैनुअल स्क्वेंजिंग के उन्मूलन के लिए एक राष्ट्रीय अभियान है। तो ये कुछ सरकारी पहले हैं और एक है पीएसएमईआर एक्ट 2020 जो 2013 में लाया गया था, उसमें फिर संशोधन किया 2020 में। इसमें का सीवरो सेप्टिक टैंकों का मशीनकृत सफाई को अनिवार्य कर दिया गया और हाथ से मैला उठाने पर पूर्णतः प्रतिबंध इसमें लगा दिया गया है। उसके बाद हम देखें कुछ मतलब इसकी आगे की राह अगर हम इसमें बोले तो केरल मॉडल का उपयोग हम लोग कर सकते हैं कि जैसे केरल में क्या किया गया कि रोबोट स्कैवेंजर्स बैंडिकूट को लॉन्च किया गया। इसमें है कि ये एक तो ये है कि मतलब ये हानिकारक गैसों का पता लगा सकता है, इसमें किसी इंसान का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, इसमें एक रोबोट है जो उसके अंदर जाएगा और वो वहां से उस चीज को साफ करेगा। तो ये केरल जो है वो पहला ऐसा राज्य है जो मैला उठाने की प्रथा से मुक्त हुआ है और जिसने इस तरीके की तकनीक का प्रयोग किया है। तो इस चीज को हमें सीखना चाहिए और अन्य राज्यों में भी लागू किया जाना चाहिए। उसके बाद कानून का क्रियान्वयन जो है वो उचित तरीके से होना चाहिए। फिर है कि सरकार उन्हें जमीनों की व्यवस्था करे, उनके लिए उनके पास रहने को घर नहीं है तो उनके लिए जमीनों की व्यवस्था करे। उसके बाद उनके आसपास में स्कूल खोले जाए और उनको मतलब पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। जैसे बिहार में एक टोली सभा करके एक मतलब नाम एग्जैक्ट लेकिन ये पता है टोली सभा करके कुछ एक मतलब ग्रुप बनाया गया है। वो ग्रुप क्या करते हैं कि इन्हीं लोगों को मतलब जो इस काम को करते हैं उन्हीं लोगों के बच्चों को वो मतलब प्रोत्साहित करते हैं कि चलो स्कूल में पढ़ो, कि मतलब वो बताते हैं कि चलो वहां खिचड़ी मिलेगी या ऐसा होगा, तो वो लोग तब वो बच्चे जाते हैं कि मतलब उनको ताकि वो पढ़े लिखे आगे बढ़े इसके लिए। तो इसमें ये आगे की राह है। इसमें और कुछ पॉइंट्स ऐड करने तो बता दो, पढ़ना अनिका। इसमें हम लोग महात्मा गांधी जी को कोट कर सकते हैं। जब एक बार उनकी आत्मकथा पढ़ रही थी तो उसमें था, उन्होंने लिखा हुआ था, जैसे हम लोगों ने कहा कि हम लोग उसका सम्मान नहीं करते हैं ना अगर वो ये काम करते हैं। तो एक तो हो गया ये हाथ से मैला उठाने वाला, कुछ लोग सफाई कर्मचारी है ना, तो फिर उनका भी सम्मान नहीं होगा, उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम आ सकती है ना अस्पृश्यता वाली। तो हम लोगों को पहले ये करना होगा कि कोई व्यक्ति कोई भी कार्य करे उसका समान महत्व होना चाहिए, समान उसको सम्मान मिलना चाहिए, है ना, जैसे गांधी जी ने बोला था। उन्होंने कहा था, मुझे याद है कि अपनी पत्नी से भी उन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति को है ना अपने टॉयलेट खुद ही साफ करना चाहिए। हाँ, तो जिससे व्यक्ति को पता चले, साफ सफाई का महत्व पता चलेगा और जो व्यक्ति कर रहा है उसके प्रति सम्मान भी बढ़ेगा। तो ये हम लोग कोट कर सकते हैं। ठीक है। और कुछ और कोई पॉइंट? और तो ठीक है, अच्छा है। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूँ?